कि असम की अगर हम बात करें, वहां पर जब एनआरसी लागू किया गया तो कई कमियां निकल के सामने आई। अब उत्तर प्रदेश कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए इस यहाँ पर एनआरसी लागू करना और सही तरीके से लागू करना। देखिए, मुद्दा ऐसा है कि अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा मैं और साथ में बात करूंगा कि पूरे भारत में इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए, इसको 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म की तरह आप समझिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं एक उदाहरण दूंगा। जिस तरह से आप एक कॉलोनी है और जहां पर रेजिडेंशियल कॉलोनी है, वहां पर आपकी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपकी पानी की, बिजली की सप्लाई, और जब बिल्डर माफिया आता है, बिल्डर का इन्वेजन होता है, तो उसमें क्या होता है, फ्लैट्स बन जाते हैं। उसी बिल्डिंग को, पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर आप नए नए ड्वेलिंग यूनिट्स बना देते हैं। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो उतने ही हैं, लेकिन ऑक्यूपेंट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। वही हाल आपका जब अवैध तरीके से, जब आपके जो बाहर के लोग आते हैं, जिस तरह से बांग्लादेशियों के बारे में बात कर रहे हैं, और कि किस तरह से रिपोर्टें आई हैं कि कैसे बांग्लादेशी अवैध तरीके से कई सालों से रह रहे हैं। और तो उसमें क्या होता है कि जो एक असली मायने में जो एक वहां का नागरिक है वो वंचित रह जाता है, जो उसमें विकास के जो कार्य हैं या विकास के उनके लिए फंड्स एलोकेट करे गए थे, उनकी तरफ से जब वंचित रह जाते तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सिस्टम सारा बिगड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, देखिए कि जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और जिसको आप कह सकते हैं कि पूरे देश का जो है एक तरह से दिल वहां पर बसता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश बनाने का इन्होंने एक संकल्प लिया है, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या मुख्यमंत्री योगी की बात करें, तो उसमें एक बहुत अहम भूमिका आपका एनआरसी निभाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई सालों से यहां पर अवैध किस्म के, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे जो भी हो। उस तरह से अगर उन पे नकेल कसी जा रही है और एक सिस्टम के तहत, एक सिस्टम प्रक्रिया है, उसके तहत अगर आप समझ रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन करें, और जो लीगल रेजिडेंट्स हैं और जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो उसमें क्या हर्ज होना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रहने के जो भी रह रहा है ठीक है, इलीगल तरीके से रह रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और लीगल तरीके से रह रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है, नहीं, सवाल इस बात का है कि जो खामियां और कमियां निकल के सामने आ रही है, क्या उसको बांटने की पहले जरूरत नहीं है? बिल्कुल, किसी और प्रदेश में लागू करने से निश्चित बात है। देखिए, जब भी कोई नया रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होता है आप सरकार की तरफ से, तो उसमें टीथिंग प्रॉब्लम जरूर आती है, शुरुआत में प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि इसको आप छोटी प्रॉब्लम नहीं मानेंगे। जिस तरह से असम में 19 लाख लोग जो है रह गए, छूट गए, तो उसी तरह से कई ऐसे लोग थे, आप स्वतंत्र सेनानी थे या उस तरह से जिन्होंने मेडल जीते थे देश के लिए, तो उस तरह से ये बड़ा एक गंभीर मुद्दा है। तो तभी बात करी कि ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात कि एक अगर रिफॉर्म शुरू हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप ये देश हित की बात है, और आप ये कहें कि वो एंटी माइनॉरिटी है, कि अल्पसंख्यक के खिलाफ उनके नकेल कसी जा रही है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उसमें तो है नहीं। आप अपने दस्तावेज दिखाइए, आप लाइसेंस भी बनाने जाते हैं तो आप, ऐसा तो नहीं है न्यू मोटर व्हीकल आया है कि तभी आपने लाइसेंस बनवाया, लाइसेंस तो सदियों से चलता है, ये रिवाज है। तो उस तरह से अगर आप लाइसेंस जाते हैं, अपने आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, टेस्ट पास करते हैं, उसी तरह से उसी के तहत अगर आपको एनआरसी के तहत कुछ दस्तावेज देने पड़ रहे हैं, आपको साबित करना, तो इसमें क्या आपत्ति है? आपके कुछ लोग, देखिए इसमें एक बड़ी अहम बात है कि कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वही बड़ी शान शौकत से अपने बच्चों को बाहर विलायत में भेजते हैं। वहां वो क्यों भेजते हैं, वो क्यों आकर्षित होते हैं विलायत? क्योंकि वहां पर सिस्टम ऐसा बढ़िया है, वहां पर ऐसे नहीं है कि आप अवैध तरीके से कोई रह रहा है, सबकी एक स्क्रीनिंग होती है, प्रोसेस। वही अगर आप हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो दोहरे मापदंड क्यों? ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है।